नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हमारा आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। नशे की गिरफ्त में युवा किस तरह से जकड़ते जा रहे हैं, बात करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, चंडीगढ़ में एचएसएससी चेयरमैन को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी हां, अफसरों को गोली मारने की धमकी दी जा रही है और भर्ती माफिया ये धमकी को दे रहे हैं। आयोग के चेयरमैन ने सरकार को इस बात की जानकारियां भी दी हैं। आपको बताएं, चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के आवास की सुरक्षा जो है वो अब बढ़ा दी गई है। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह के आवास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, दुरुस्त किया गया है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। हरियाणा में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा देने वाले भर्ती माफिया अब सीधे सरकार से टकराव पर उतर आए हैं। सरकार की सख्ती के बाद भी भर्ती माफिया गिरोह के सदस्यों ने कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन पर गोली तक मारने की धमकियां दी हैं। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री समेत आयोग के कई कर्मचारियों को ये धमकियां दी गई हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आयोग ने पूरे घटनाक्रम पर सरकार के संज्ञान में इसे ला दिया है और पुलिस के उच्च अधिकारियों को धमकियां मिलने के पुख्ता सबूत भी सौंपे हैं। तो वहीं एचएसएससी आयोग को मिली धमकियों के बाद हरियाणा पुलिस चौकन्ना हो गई है। साथ ही चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री समेत उन तमाम अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिन्हें धमकियां मिल रही हैं। हमारे यहाँ पुलिस की पीएमटी चल रही है, मेजरमेंट चल रही है और उसमें बहुत संख्या में फर्जी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी जगह तो किसी और ने परीक्षा दी थी या मैंने किसी और की जगह परीक्षा दी थी। इस तरह से हम उनको पकड़ लेते हैं और हम ये कहते हैं उनसे कि आपको किस के उसमें झांसे में आए बेटा, ऐसा नहीं है, यहाँ पकड़ा जाएगा। तो वो अपने आकाओं से बात कराता है। कई बार हम स्पीकर ऑन करके बात करते हैं उनसे, तो जो बात करने वाला होता है वो हमारे कर्मचारियों को धमकी देता है कि कुछ पैसे ले दे के जो है समझौता कर लो, हमारे बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वरना हम गोली भी मार देते हैं। और इसी तरह की धमकी मेरे पास भी आई। एक एजेंसी का मालिक पे फोन आया कि चेयरमैन साहब से हमारी सेटिंग करा दो। हमने कितने लोगों का किया हुआ है, हमने करोड़ों रुपए कमा रखे हैं, चेयरमैन साहब से कहें वो भी कुछ 2-4 करोड़ रुपए लेके अगर समझौता कर लें। तो ये पूरा घटनाक्रम आपने सुना, किस तरह से रैकेट है, जो पूरा माफिया है, भर्ती माफिया, वो किस तरह से तिलमिलाए हुए हैं। जब ये भर्तियां, फर्जी भर्तियां जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। तो संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इसके अलावा? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा में भर्तियां हैं, एसपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां हो रही है, पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो लोग पेपर करा रहे हैं या फिर जो एक दूसरे की जगह फिजिकल जो टेस्ट है वो क्लियर कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। उनकी वीडियोग्राफी मैच की जा रही है, उनके जो फोटोज हैं वो मैच की जा रहे हैं कि कौन अभ्यर्थी पेपर देने आया था, कौन फिजिकल देने आया था, उनको सभी का मिलान किया जा रहा है। उनके अंगूठे बायोमेट्रिक है वो चेक किए जा रहे हैं। तमाम चीजें चेक करने के बाद जो अभ्यर्थी फर्जी पाए जाते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है। उस पूछताछ के दौरान जो कई अभ्यर्थियों ने ये बताया कि उनको ये तक मालूम नहीं है उनकी जगह जो पेपर देने वाला कौन है, कौन जो पेपर देने आता है, कौन फिजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर करता है। तो ऐसे में तमाम जो माफिया है, जो इस तरह के रैकेट जो चला रहा है, पेपर भर्ती घोटाला जो कर रहा है, उसके माफिया की तरफ से भोपाल सिंह खत्री है जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं, उनको भी धमकी दी गई है। पहले तो उनको 2-4 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई। जब उन्होंने इस बात को मना कर दिया तो उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी भी दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास भी तमाम जो चीजें हैं ये बातें पहुंच चुकी हैं और उन्होंने भोपाल सिंह खत्री की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल उनके घर की चौकसी बढ़ा दी गई है और उनका जो निजी सुरक्षा है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से माफिया है वो कहीं ना कहीं अब जो है सरकार से सीधा टकराव चाह रहा है। जिस प्रकार से ये पूरी घटना है, घटना अपने आप में काफी गंभीर है। तो ऐसे में जिस प्रकार से माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, लगातार जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो जिनको पैसे लेकर पास कराया जाए, उनकी धरपकड़ जो है तेज कर दी है। तो
माफियाओं को जो नुकसान है वो हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सीधी तौर पर धमकी जो है एसएससी चेयरमैन या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी मेंबर्स हैं या जो और लोग अधिकारी कोई जानकारी लग पाई स्पेसिफिकली कि कौन है जिन लोगों ने धमकी दी है, फोन कॉल किया है? देखिए केशव, अभी तक स्पेसिफिक कोई जानकारी है नहीं, लेकिन गोपाल सिंह खत्री कह रहे हैं कि उनके पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ सबूत है, वो पुलिस को उन्होंने दे दिए हैं। आगे की तफ्तीश जारी है, तफ्तीश के बाद पता लगेगा कौन वो लोग थे जिन्होंने धमकी दी है या कौन से ऐसे जो गिरोह हैं जो लगातार इस प्रकार के काम करने में जुटे हैं। जी ठीक है रवि, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नशे के काले कारोबार और नशे की दुनिया में डूब रही जवानी के लिए अब तक पंजाब ही बदनाम था, लेकिन अब हरियाणा भी नशे का शिकार हो चुका है और नशे के लिए प्रदेश में हत्याएं तक हो रही हैं। दरअसल रेवाड़ी में 2 युवकों ने नशे की लत के चलते एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने किया है। दोनों बदमाशों ने डिलीवरी बॉय से स्मैक पीने के लिए 7,000 रुपए और उसका मोबाइल फोन छीना था और फिर उसकी हत्या कर दी। बहरहाल ये सिर्फ एक जिले की घटना नहीं है, राज्य के कई जिले नशे की गिरफ्त में हैं और इन जिलों में राज्य की अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे हरियाणा नशा मुक्त हो पाएगा और क्या पंजाब की तरह हरियाणा भी उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है। हमारा आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जन जागरूकता सीधे तौर पर आपसे जुड़ाव रखने वाला है। ऐसे में आप अपने सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने अपनी टेलीफोन लाइन को आपके सुझावों के लिए खोल दिया है। हमारे सवाल जो हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और फोन नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे सवाल हैं आज के कि आखिर ये नशे का कारोबार क्यों नहीं रुक पा रहा है? युवा जब नशे की गिरफ्त में फंस रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इन पर अंकुश कैसे लगाया जाए? कैसे हरियाणा को नशा मुक्त किया जा सकेगा अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी? नशे के सौदागरों पर शिकंजा आखिर कब तक कस पाएगा? और ये युवा जो हैं आखिर ये नशे के आदी क्यों हो रहे हैं? कहां से इन्हें नशे की तरफ बढ़ने की सीख मिल रही है? ये हमारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द रहते हुए हम आज के इस मुद्दे पर अपनी बात करेंगे। अपनी बात, अपनी राय, अपने विचार आप हम तक साझा कर सकते हैं। ये रेवाड़ी का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 युवकों ने नशे की लत के चलते एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी। ये उससे 7,000 रुपए और उसका मोबाइल छीन रहे थे, लेकिन जब उसने पैसे और मोबाइल देने से मना किया, इनकार किया, तो उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। नशे की इतनी ज्यादा तलब कि इंसानियत जो है वो भी एकदम चकनाचूर हो गई। हमारे साथ जगाधरी से कॉलर नीरज जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो सर मैं आपको, आपके सब चैनल वाले को सबको नमस्कार करता हूँ मैं। जी नमस्कार। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अरण्य के अंदर यही संदेश है, जो नशे की लत है कि मतलब अभी इसका कारण क्या है कि मतलब ये लग जाती है, इसका कारण है हरियाणा सरकार। मेरा वेतन 8,000 रुपये है, लेकिन मैं अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकता सर, क्योंकि सरकार ने नो टीचिंग के मामले में कभी भी 15,000 को फिट नहीं करे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जैसे हम पीएन लग रहे। 8,000 में मैं घर का खर्चा नहीं उठा सकता, सरकार की तरफ से कोई मुझे मदद नहीं मिली। मेरे दिमाग में परेशानी आएगी, टेंशन आएगी, मैं नशे की तरफ भागूंगा और मैं फिर वो नशा करूंगा, उसकी लत पड़ेगी तो मैं अपराधियों के उसमें जाऊंगा। इसमें अरण्य सरकार जिम्मेवार है कि जो 8-10,000 लग रहे उनके 15,000 करो और रोजगार दो, ताकि नशे की लत कम होती चली जाए। अरण्य सरकार ने ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है नीरज जी, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हमारा निवेदन है आपसे कि अगर इस तरह की कोई परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो नशा उसका किसी भी तरीके से समाधान नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेन्नई से कॉलर प्रेम हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम जी, स्वागत आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले हरियाणा को दूध की नदी वाला प्रदेश कहा जाता था और पंजाब को नशे का। अभी क्या है कि सबसे बड़ी देश में, जो हमारे देश में या हरियाणा में भी
सबसे बड़ी बेरोजगारी फैली हुई है और खाली दिमाग किसान का घर। आदमी जनता वहाँ के युवा वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग करे तो करे क्या, कोई भी काम धंधा उनके पास में नहीं है, तो उनके मन में शैतानी उपजती है। सरकार को चाहिए कि उनकी नौकरी का बंदोबस्त करे। नशा तो रोक रहे हैं, पंजाब में इतना नशा है, उसका नशा तो इधर से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और फिर हरियाणा में जो पहले दूध की नदियां बहती थी, तो उसके पीछे रीजन खोजना चाहिए कि भैया अब ये शराब की नदियां कहां से आ गई, क्यों इतने ये हो गए। और दूसरे उन्होंने अभी कह दिया कि 25 साल से कम की उम्र का भी लाइसेंस ले सकता है। तो सर शराब को बढ़ावा दिया जाएगा तो नशा, दूसरा भी नशा बढ़ेगा। किसी को शराब से नशा है, किसी को कोई चीज से नशा है, किसी को किससे नशा है। लेकिन इसके जड़ में जाने की जरूरत है। वहाँ की सरकार जो है कि वो सरकार सोचे कि हमारे प्रदेश में ये पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और रियल में युवकों को पकड़ने धकड़ने की जगह तो वो रियल जज उनको पकड़ना चाहिए जो वो सप्लाई करते हैं। और सप्लाई करने वाले पकड़ाई में आ जाते हैं तो फिर उनको छोड़े नहीं वो कम से कम, क्योंकि उनके ऊपर में इतना दबाव पड़ता है, उनको छोड़ देते हैं या केस चलता है। हमारे यहाँ कोर्टों में भी केस चलते रहता है 10 साल 5 साल, किसी को परवाह है नहीं कि मिलावट है, मिलावट वालों को छोड़ देते हैं, फिर मिलावट करते हैं। वैसे ही नशा वालों को छोड़ देते हैं, फिर नशा कर ये सप्लाई करने लग जाते हैं। तो सर इस पर कानून बनाना बहुत जरूरी है। खाली कानून ये बना दिया जाए कि भाई ये ऐसे आदमियों को फिर छोड़े ही नहीं, कहीं भी इनकी वो हो ही नहीं, या इनको कोई भी तरह से ऐसा किया जाए जिससे कि अगल बगल पास पड़ोस भी डरने लग जाए कि भाई ऐसा इस पे प्रावधान है, अगर ऐसा काम करेंगे तो ये हो जाएगा। और नशा तो युवकों में या किसी में भी नशा तो कम हो सकता है जब नशे की चीजों की सप्लाई वहाँ नहीं होगी। अब जब वो शराब की बिक्री खुलेआम कर रहे हैं, तालाब दरिया के जैसे कर रहे हैं, तो वो नशा तो बढ़ना ही बढ़ना है सर। और या युवाओं को किसी काम में लगाया जाए तो काम में लगाने से उनका ध्यान भटकेगा, नहीं तो कोई भटकने का सवाल नहीं है सर। नमस्कार। ठीक है प्रेम जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस नशे के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या मानते हैं, आप ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नशे के काले कारोबार और नशे की दुनिया में डूब रही जवानी के लिए अब तक केवल पंजाब ही बदनाम था, लेकिन अब हरियाणा भी इसे कोई बहुत ज्यादा अछूता नहीं रहा है। और नशे के लिए हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि हत्याएं बाकायदा इनके लिए की जा रही हैं। ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी बहुत स्वागत आपका, रखिए अपनी बात। ज्वाला प्रसाद जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? हाँ, राधे राधे जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपका और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद, और गंगा के मान मेरी माताएं बहनों को भी सादर प्रणाम। हम ये कहना चाह रहे हैं जी समिति के माध्यम से, हमारे बाबा मंगलानंद जी भी कहा करते थे नशा और डाकू दो चीजें ऐसी हैं जो एक बार पकड़ लेती हैं और अपने में जकड़ लेती हैं, वो कभी छोड़ते नहीं। नशा और डाकू का एक उदाहरण है। और बाबा मंगलानंद जी ये भी कहा करते थे किसी भी ग्राम या नगर में शराब घर और जुआ घर का होना बहुत ही शर्म और निंदनीय की बात है। और एक तो सरकार कहती है हम शराब को बंद नहीं कर सकते क्योंकि शराब से राजस्व बढ़ता है, और हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे शराब से राजस्व तो बढ़ता है, मान लिया सरकार आपका प्रशासन जी, लेकिन राजस्व के साथ साथ राक्षस भी तो बढ़ते हैं, उनका क्या होगा? भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार जब से लुप्त हुए हैं तब से ये नशे का जो प्रकोप है, अपराध का प्रकोप है, बेरोजगारी का प्रकोप है। और नशा तो सरकार के हाथों में होता है जी। जैसे माँ बाप का अपने बच्चों पे जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सरकार को सब पता है और पुलिस वालों को भी पता है कौन नशा सेल करता है, कौन नशा किस प्रकार का यूथ अपना सेवन करता है, उनको सब पूरा बायोडाटा होता है पुलिस के पास। पुलिस के पास क्या होता है, मजबूरियां भी होती हैं। जब ऊपर से दिल्ली और चंडीगढ़ से टेलीफोन आ जाता है कि इसको नहीं पकड़ना है, तो उसको छोड़ देते हैं नशे वाले को, क्योंकि ऊपर से टेलीफोन आ गया। जब तक मेरा मानना है, हमारी समिति के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, तब तक ये जो भ्रष्टाचारी जो नेता हैं 90% जो मोस्टली हैं, इनका पुलिस प्रशासन के ऊपर एक हाथ रहेगा, तब तक पुलिस प्रशासन स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। तो पुलिस, हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे संत और पुलिस जो है ना, दोनों जो है ना समाज सुधार का कार्य करते हैं।
फर्क केवल इतना है, संत जो है संकेत की भाषा में समझाते हैं, पुलिस वाले बैत की भाषा में समझाते हैं, और दरअसल जो संत के संकेत को नहीं समझते हैं उन्हें ही बैत की जरूरत पड़ती है। और बैत काम नहीं करती पुलिस की। क्यों नहीं करती? सफेद पोष जो नेता होते हैं उनको भी एक मंथली, उनको भी एक चंदा टिकट, ये जो भ्रष्टाचारी जो नेता होते हैं वो टिकट बेचते हैं, और उनके पास आसपास गिरोह भी उन्हीं का होता है। अपराधियों का वोट बैंक होता है, या पैसा किसी भी क्षेत्र से पैसा कमाओ, नशे के कारोबार से वैसे, और उनके पास भी पहुंचता है उसका। तो वो क्यों बंद करेंगे? तो हमारा एक, तो मैं ये कहना दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारा संविधान में जो कानून है ये भारत देश के लिए हित में नहीं है। 125 करोड़ जो जनता है उसके सामने रख दिया जाए, और हमारी जो संस्कृति। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, ये सबसे पहले सरकार है जी, सरकार के अंदर दारू बिकने लग रही थी, जो नशा ये और बताइए क्या है? ये नशा नहीं है जी। क्या स्वराज बढ़ता है, स्वराज घट जाएगा तो क्या हो जाओ, स्वराज तो कहीं और भी टैक्स लगाया जा सकता है, कोई इस पर थोड़ी जरूर होगा जी। हर एक बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है जी। ये रामविलास जी ने जब सुनाखार में आए थे उससे पहले ये कहा था, बोला बेरोजगारी समस्या है, सारी चीजों की जड़ जो ये चीजें हो रही है, लेकिन वो चले भी गई, दूसरी और भी आ गई, लेकिन नशा न्यू का न्यू है, वो बातें वे न्यू की न्यू है। जब तक बेरोजगारी समस्या खत्म नहीं होगी, नशा मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि और अपराध बढ़ेंगे इससे। और इसमें कभी सरकार के दिमाग में हो गया, हाँ ठीक है, सरकार के नेताओं की गाड़ियां चलती रहेगी, इसके नशे से ये पेट्रोल मिलेगा, जहाज में मुख्यमंत्री जी सफर करे जाएंगे, लेकिन जनता की चिंता नहीं है, हेलीकॉप्टरों की चिंता है जी। जब तक ये चीज नहीं करेंगे मोदी जी हिंदुस्तान के अंदर, सारा हिंदुस्तान को ही कर दे, कोई दारू नहीं बनाकर बेच सकता, ना दारू बिकेगी। अब आपको अगर पुलिस सबसे बड़ी बात यह है जी, काम करना चाहती है, लेकिन इसको बड़े बड़े अजगर काम नहीं करने देते। जैसे ही चेयरमैन के पास टेलीफोन आएगा, मतलब गोली मारेंगे, यदि आप लिखने लग रहे हो, है जी। ऐसे ही केलामूल अफसरों के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर राजनेताओं के सारा संरक्षण होता है इनका, और किसी का नहीं होता। पुलिस को आजाद किया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर ये नेता लोग क्या करेंगे, या बड़े बड़े अधिकारी क्या करेंगे, ये समस्या है जी। सबसे पहले शराब बंद करो। शराब क्यों नहीं बंद करते खट्टर साहब? कैसे दिख रहे हैं, कैसे नशा मुक्त होगा हरियाणा? सबसे पहले शराब बंद करो। और मैं कहूँ 90% तो सारे हमारे देश के नेता लोग, अफसर लोग पीते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जनता तो बाद में पीती है, ये बड़े बड़े अजगर पीते हैं, इंग्लिश लगा लो, कोई बाहर के देश की लगा लो, इस तरह की बातें हैं, और कोई बात नहीं। नशा तो सरकार चला रही है, एक सरकार चाहे तो कुछ भी बंद कर सकती है 1 मिनट में, सरकार चाहे तो कुछ भी चला सकती है 1 मिनट में। ठीक है दिनेश, यही बात है। बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मास्टर आर.के. कालिया जी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। कालिया साहब, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, मुद्दा अच्छा है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज भी कुछ कह दिया मेरे भाइयों ने जी। मैं तो यही कहूंगा कि एक तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, हमें खुद और बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा जी। बचाव में ही बचाव है जी। और स्कूल में एक मॉरल एजुकेशन का एक होना चाहिए सब्जेक्ट, ताकि बच्चों को शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्राइमरी क्लासेस से ही कुछ अच्छे विचार बच्चों को दिए जाए टीचर्स द्वारा व्यक्तित्व निर्माण के लिए। दूसरी बात ये है, एक कहावत है देहाती भाषा में, चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो, ताकि चोर पैदा नहीं होगा तो चोरी कौन करेगा। अभी मेरे भाई ने बताया, बिल्कुल ठीक बात है, जब तक सख्ती नहीं होती, कोई कानून नहीं बनता, जब तक सख्ती नहीं होती और कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और कानून अपना काम करे, और क्यों ना जो सप्लाई है, जो बड़े बड़े सौदागर हैं, जो बड़े बड़े स्मगलर्स हैं, उन पर शिकंजा कसा जाए, बैन लगाया जाए, जो वो नशा कहाँ से आता है, कहाँ से चलता है, तो क्यों ना वहीं से ही उसको अगर शिकंजा कसा जाए, नकेल डाल दी जाए और एक कानून बन जाए,
जैसे अभी भाई ने कहा, अगर यहाँ पे शराब डिस्टिलरी नहीं होगी कहीं भी थ्रू आउट, कहीं शराब खाना नहीं होगा, तो शराब आएगी कहाँ से, तो पिएगा कैसे कोई आदमी? तब तो हल हो सकता है। अब भाई आपको पता है यहाँ पे 90% हमारे राजनेता भी ऐसे हैं, हम भी ऐसे ही हैं, पुराना मानना पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, करेक्टर तो किसी का है नहीं, तो थोड़ा बहुत देना लेना भी चलता है हमारे हिंदुस्तान में। तो कम से कम जिसकी जड़ को पकड़ो, जड़ कहाँ है? पत्तों को सींचने के बजाय जड़ को सींचना पड़ेगा। शुरू से जहां से सप्लाई है वहां पर रोक लगाई जाए, डिस्टिलरीज बड़े बड़े जो समग्र हैं उन पर बैन लगे, उनको सजा मिले, तब तो कुछ असर होगा। अदरवाइज आपको पता जी हर जगह बहुत एक चिंता का विषय बना हुआ है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। एक कॉलर पृथ्वीराज जी हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। पृथ्वीराज जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए सर। ये मुद्दा जो आपने उठाया बहुत बढ़िया मुद्दा है जी। देखो हमारा शहर है सीएम सिटी करनाल कहलाता है, इसमें भी बहुत ज्यादा नशा बढ़ गया है जी। और बढ़ने का कारण ये है सर, अगर हम किसी को शिकायत देते हैं, शिकायत करते हैं, या हम किसी को बताते हैं कि हमारे गली मोहल्ले एरिया जहाँ पर भी ये चीज सप्लाई हो रही है, तो उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता, वो खुद ही उनको पता लगने के बाद वो खुद ही हम पर हमलावर हो जाते हैं। ये नशा बिकवाता कौन है? जिस एरिया का जो नजदीकी लगा लो आप थाना है या चौकी जो लगती हो, उन्हीं के तो अंडर में बिकता है सर। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ तो कोई पत्ता भी नहीं ला सकता। और इसके अंदर दूसरी बात कहूंगा, सरकारें भी थोड़ी सी, सरकार का भी थोड़ा ढीला रवैया है। क्यों ना जिस एरिया में ज्यादा नशा बिकता है उस एरिया की जो पुलिस चौकी हो या थाना हो उसके ऊपर सख्ताई की जाए। अगर आपके एरिया में ये चीज बिकती है तो आपके ऊपर ये कार्रवाई करी जाएगी। जैसे जनता के ऊपर एक कानून का प्रावधान है, ऐसे पुलिस के ऊपर भी का प्रावधान रख दो। वही अगर आपके एरिया में चीज सप्लाई होती है तो आपके ऊपर आपको ये सजा होगी। लेकिन करवाता कौन सर? सभी तो मिले जुले हैं, सभी तो मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। कौन नहीं जानता इस बातों को? आप इतना मुद्दा उठाते हो, आपको भी पता है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ टीवी बैठकर, मुझे भी डर लगता है कि अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो कल को किसी भी बहाने वो मेरे पे कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि मैं उनके शहर से बोल रहा हूँ। हर शहर में यही हाल है सर। अगर हमें नक्शे के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है तो पहले जो उस एरिया में लगती चौकी या थाना जो भी लगते हैं, वहां के जो कार्यकर्ता हैं जिनके हाथ में हमारी कानूनी सुरक्षा है, उन्हीं के पर सख्ताई की जाए। तो देखिए नशा कैसे बिक जाएगा। आप ही देख लिया, आप शहर में से किसी अगर इनके बगैर तो किसी को ये शहर में ये चीज एंट्री नहीं कर सकती सर। मैं तो नहीं मानता, देखो हो सकता है, मैं नहीं मानता कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई भी इंसान भेजता हो। सट्टा देख लो आज शहर में कितना लगा, मतलब जो भी काम गलत हो रहे हैं ये होते थे उन्हीं के संरक्षण में है ना, उनकी मर्जी के बगैर तो हो ही नहीं सकते सर। तो मैं तो चाहता हूँ सरकार से अपनी तरफ से यही कहूंगा, अगर ऐसा जो आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत बढ़िया मुद्दा। आज से हमारा शहर पूरा नशे की गिरफ्त के अंदर आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं लोग, ड्रग्स लेते हैं लोग, गांजा वो पत्ती वगैरह क्या बेचते हैं, सुल्फा बेचते हैं। चलो शराब तो रही थी एक बात, लेकिन ये नशे तो इंसान को बहुत ही ज्यादा गहराइयों के अंदर ले जाया जाए। परिवार को, लोग माँ को नहीं देखता, कोई बाप को नहीं देखता, कोई भाई को नहीं देखता। इस नशे की गिरफ्त में आने को ये नशा इतना गंदा है कि लोग जानते नहीं, रिश्ते नाते सब खत्म है। इसके लिए वो चोरी भी करता है, डकैती भी करता है, झूठ भी बोलता है, किसी का क्या करता है। नशा नहीं सर, इस नशे की वजह से वो कितने जुर्म करता है नशे करने वाला, वो भी तो जुर्म है। वो भी तो देखिए ना हमारे देश में कितना बढ़ता जा रहा है। ये संरक्षण मिलता कहाँ से है? ये नशा बिक कहाँ से रहा है? बिकवा कौन रहा है? ये देखो ना बिकवा कौन रहा है सर। मैं तो कहता हूँ ये देखो बिकवा कौन रहा है, किसके एरिया में बिक रहा है। तभी देखो आपका धन्यवाद हरियाणा न्यूज का जैसे मुद्दे उठाते हो, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ये आवाज हमारी कानून तक या हमारे नेताओं तक पहुंचेगी, या वो इसके पर सख्ताई से कानून लाओ। वो हर चीज के लिए वोट मांगने ले, लेकिन ये मुद्दा उठाने के लिए कोई भी नहीं है नशे के लिए। पहुंचेगी सर, जरूर पहुंचेगी आपकी आवाज पृथ्वीराज जी। बहुत दुरुस्त आपने बात रखी है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत साझा करने के लिए। तो नशे का कारोबार क्यों नहीं रुक पा रहा है? जो आम जनमानस की धारणा है इस बात को लेकर वो ये है कि सभी की मिली भगत के चलते ये नशे का कारोबार जो है वो फलता फूलता है। अगर विभागीय और प्रशासकीय कार्यवाही सख्ताई पर उतारू हो जाए तो नशे का कारोबार 1 मिनट में ध्वस्त पूरा का पूरा किला हो सकता है, लेकिन सभी के नाक नीचे, सभी की शह से ये पूरा नशे का कारोबार चल रहा है। ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारियां ज्यादा बन जाती हैं कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करें, सख्ताई वहां पर बरती जाए, ताकि किसी भी तरह का अगर नशे का कोई भी लोकल रैकेट हो या कोई बड़ा रैकेट हो, उसे तुरंत अपनी गिरफ्त में लें और
कार्रवाई उस पर की जाए। तो नशे के काले कारोबार और इस नशे में डूब रही जवानी को लेकर हम अपना ये आज खास कार्यक्रम कर रहे हैं। देशभक्ति के हिलोरे मारती हुई युवा पीढ़ी की रगों में ये नशा रूपी खून जो है ये दौड़ता हुआ अच्छे भारत की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा की आवाज में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर यहां लगातार जारी है।